गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पढ़ रहे थे परमाणु और अणु। परमाणु और अणु में आपको बताया गया तत्वों के संकेत, बोरबरी का नियम माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी में हमने बता दिया। तो तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इनके नाम जाने। अब इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। जैसे इनका एक निश्चित परमाणु भार होता है, तो आइए देखते हैं परमाणु भार क्या है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, ध्यान दो, परमाणु भार क्या है, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक औसत परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ध्यान देंगे, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व के एक औसत परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। यानी परमाणु भार बराबर हो जाएगा तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान। अब ध्यान देंगे, जैसे मान लिया कि नाइट्रोजन का परमाणु भार ज्ञात करना है। नाइट्रोजन का परमाणु भार हमें ज्ञात करना है। तो नाइट्रोजन तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है 14/1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान 12 है। तो ये 12 से 12 क्या हो गया, आई बात समझ में। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना निकला, 14। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। AMU क्या है, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को परमाणु भार इकाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक AMU बराबर जो होता है वो होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, अब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 AMU बराबर 1/12 गुणे 1/12। एक परमाणु का, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.9926 × 10⁻⁻23। ध्यान दीजिएगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया है कितना ग्राम, 1.9926 × 10⁻23 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम एक AMU की वैल्यू होता है। एक AMU क्या है,
एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। 1 AMU बराबर होता है 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान आप लिख देंगे तो आ जाएगा 1 AMU की वैल्यू। यह 1 AMU की वैल्यू है। यदि आपसे कोई पूछता है 6 AMU इक्वल टू कितना, तो इसमें 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। आगे बात समझ में, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब नंबर आता है, ध्यान दीजिए, अब नंबर आता है तत्व के औसत परमाणु भार की गणना कैसे करते हैं। तत्व के औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। किसी तत्व का औसत परमाणु भार क्या होता है? किसी तत्व का औसत परमाणु भार वह संख्या है जो उस तत्व के प्रकृति में उपस्थित तत्व की मात्रा, तत्व की मात्रा और उसकी प्रतिशतता, और उसकी प्रतिशतता का गुणनफल तथा प्रतिशतता के अनुपात को निरूपित करता है। किसी तत्व का औसत परमाणु भार वह संख्या है जो उस तत्व का प्रकृति में उपस्थित तत्व की प्रचुरता तथा उसकी प्रतिशतता का गुणनफल और प्रतिशतता के अनुपात को निरूपित करता है। तो तत्व का औसत परमाणु भार बराबर होता है AX, ठीक, AX अपान X, जहां A क्या है? तत्व की प्रकृति में प्रचुरता है और X क्या है? उसकी प्रतिशतता है। तो प्रकृति में तत्व की प्रचुरता तथा प्रतिशतता का गुणनफल और प्रतिशतता के अनुपात को तत्व का औसत परमाणु भार कहते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल आप लोगों को हम बता दें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन कौन? क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 की प्रकृति में प्रचुरता क्रमशः 75% तथा 25% हैं, 25% हैं। इनके औसत परमाणु भार की गणना करिए। इनके औसत परमाणु भार की गणना कीजिए, परमाणु भार की गणना कीजिए। तो ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। अब देखो, औसत परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? औसत परमाणु भार बराबर हो गया, ए क्या है? समस्थानिक है, यानी उसकी प्रचुरता है। अब कितने परसेंट है? OX है। तो ए की वैल्यू क्या हो गया? क्लोरीन 35 गुणे क्लोरीन 35 का परमाणु भार 35, तो इसे हम सीधा लिख देते हैं कि 35 ए की जगह पे हो गया, ठीक, किसकी जगह पे? ए की जगह पे। और इसका परसेंटेज कितना है? 75% गुणे 75 धन। अब 2 क्लोरीन है ना, तो वैल्यू प्लस में जाएगा तो धन। अब ए की जगह पे पुनः लिखेंगे क्लोरीन कितना? 37 गुणे कितना? 25% बटे कितना? प्रचुरता और प्रतिशतता का अनुपात ना, तो 75 गुणे कितना हो गया? 37। 75 गुणे कितना हो गया? 37। ध्यान, अरे ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा क्योंकि प्रतिशतता का अनुपात है ना। तो टोटल परसेंट जोड़ लेंगे, तो 75% और ये 25% क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। आगे बात समझ में, तो इसको हल कर देंगे तो हमारा देखो भाई सीधी सीधी बात है, देखिएगा
ये आ जाएगा आपका उत्तर जो आएगा, देखो ये 25 से 25 कैंसिल कर दो और ये 75 से 75 कैंसिल कर दो। अब सिंपल सी बात है, 35 और 37 जोड़ दो, 35 प्लस 37 तो 7 5 कितना हो गया 12 के 2 और ये 3 3 कितना हो गया 6 1 7 तो कितना आ गया 36 गुना 72, कितना आ गया 36 गुना 72, कहाँ गड़बड़ हो रहा है 35 35 35 35 75 25, ठीक है। चलिए इसे हल करने पे इसका उत्तर आ रहा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे 35.5, 35 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, वैसे इसका उत्तर आना चाहिए 36, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन देख लेंगे, 36 होगा तो 36 सही है, नहीं तो 35.5 आएगा तो 35.5 देख लेंगे। ये है औसत परमाणु भार। अब आपको हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ तत्वों के परमाणु भार, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 4 होता है, ध्यान दीजिएगा हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, बोरान का परमाणु भार होता है आपका 10, कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, फास्फोरस का परमाणु भार ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, फ्लोरीन का परमाणु भार 19, नियान का परमाणु भार 20, सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार 23, वैसे बुक में 22.99 होगा। ये तत्वों के परमाणु भार हैं, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, बोरान का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, इस हिसाब से इनके क्या हैं परमाणु भार हैं। तो ध्यान दीजिएगा परमाणु भार, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम का 24 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना 24, एल्युमिनियम का परमाणु भार 26, ठीक। इनके परमाणु क्रमांक आपको पता ही है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। ये तत्वों के क्या हैं परमाणु भार हैं, तत्वों के क्या हैं परमाणु भार हैं। अब ध्यान देंगे, अब आप जानेंगे अणु क्या है, अणु तो अणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण या अणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम अणु कहते हैं। आगे बात समझिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम अणु कहते हैं। अणु निम्न होते हैं, ध्यान देंगे। नंबर 1, एक परमाणु अणु, एक परमाणु अणु, एक परमाणु अणु। दूसरा है द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, ये सब आप लोग जानो, द्विपरमाणु अणु। और तीसरा है त्रिपरमाणु अणु, त्रिपरमाणु अणु। चौथा है चतुष्परमाणु अणु, चतुष्परमाणु अणु। और पांचवा है बहुपरमाणु अणु, बहुपरमाणु अणु। तो एक परमाणु अणु ऐसे अणु जिसमें केवल एक परमाणु होते हैं। तो जितने अक्रिय गैस हैं जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब क्या हैं एक परमाणु अणु है। द्विपरमाणु अणु जैसे Cl2, O2,
N2F2, ये सब क्या है, द्विपरमाणु कण हैं। आगे बात समझ में। Cl2 में कितने परमाणु हैं, 2 हैं। तो अणु क्या है, क्लोरीन अणु है Cl2, तो द्विपरमाणु के रूप में जो अणु होगा वह द्विपरमाणु कण। त्रिपरमाणु जैसे CO2 या NO2, एक त्रिपरमाणु कण है ना, CO2 अणु है ना बेटा, तो ये कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। चतुष्परमाणु कण जैसे P4 है। बहुपरमाणु कण जैसे S8 है, सल्फर का एक ठोस अवस्था होता है, S8 के रूप में लिख सकते हैं इसे हम। तो S2, S8, S4 भी होता है, तो S8 बहुपरमाणु कण है। ये है क्या, एक परमाणु कण और द्विपरमाणु कण, त्रिपरमाणु कण, चतुष्परमाणु कण तथा बहुपरमाणु कण। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको सूत्र लिखना बताना चाह रहे हैं। तो सूत्र लिखने में पहले हम जानेंगे धनायन, या पहले जानेंगे क्या होता है मूलक। मूलक क्या है, रेडिकल। रेडिकल क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित आवेशित परमाणुओं के समूह को हम मूलक कहते हैं। जैसे लिखा है H2SO4, ये यौगिक है बेटा, क्या है, यौगिक। तो इसका खंडन करेंगे तो ये H आयन प्लस SO4 में टूट जाएगा। देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2H आयन, तो इस पर 2 का नाम 2 प्लस है ना, और इस पर कितना है -2, तो है माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो H2SO4 तो उस हिसाब से न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर, क्योंकि दोनों आवेश क्या हो गए, निरस्त हो गए। लेकिन जब ये टूटता है तो ये हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन में, इसी को हम कहते हैं मूलक। किसी यौगिक में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन को हम, धनायन तथा ऋणायन के परमाणुओं के समूह को हम मूलक कहते हैं। यानी मूलक तो एक होता है धनायन मूलक, ऐसे मूलक जिस पर धनावेशित चार्ज होता है उसे हम धनायन मूलक कहते हैं, और ऐसे मूलक जिस पर ऋणावेशित चार्ज होता है उसे हम ऋणायन मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणायन मूलक। अब धनायन मूलक जैसे लिखा है NH4 आयन, ठीक है, क्या लिखा है, NH4 आयन। और ऋणायन मूलक जैसे OH आयन है या SO4 आयन है, ठीक। आगे बात समझ में। तो मूलक क्या होते हैं, तो मूलक किसी यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन के परमाणुओं के समूह को हम मूलक कहते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनायन मूलक और एक ऋणायन मूलक। धनायन मूलक को हम, ध्यान दीजिएगा, धनायन मूलक को हम क्षारीय मूलक के नाम से भी जानते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। और ऋणायन को हम अम्लीय मूलक के नाम से जानते हैं, अम्लीय मूलक। आगे की कक्षाओं में आप लोग रसायन विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा देंगे तो एग्जामिनर पूछ लेता है भाई एक क्षारीय मूलक का नाम बताओ, बच्चे नहीं बता पाते। और जबकि सबसे सिंपल है, क्षारीय मूलक माने किसी धनायन का नाम बता दो, अम्लीय मूलक माने किसी ऋणायन का नाम बता दो। तो अम्लीय मूलक जैसे SO4-2 Cl-, ये क्या है, अम्लीय मूलक है। ये क्या है, अम्लीय मूलक है। ऋणायन को क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक, और धनायन को क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब आपको हम बताएंगे बैलेंसी, और बैलेंसी से यौगिक की रचना करना, कोई यौगिक की रचना कैसे होती है। ठीक है, तो यौगिक की रचना हम कैसे करेंगे, यौगिक बताएंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इतना तो पढ़ लीजिए।